हेलो फ्रेंड्स, द क्वालिटी कंटेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ठीक है, तो और अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, प्लस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस एस्पायरेंट के पास वीडियो आसानी से पहुंच सके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज से अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से अपन जनरल साइंस पढ़ेंगे और देखिए जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन। कौन कौन से होते हैं? देखिए जनरल साइंस में होते हैं, एक तो होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स और एक होता है बायो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट अपन को यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, अगर अपन या तो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका जनरल साइंस का जो वेटेज रहता है वो रहता है 25। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से 25 नंबर का जनरल साइंस आता है। ठीक है, अब जनरल साइंस में मैंने आपको 3 सब्जेक्ट बता दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर अपन बायो की बात करते हैं यहाँ पे, तो बायो में क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन तो बायो के आते हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँ तो 6 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। और अगर फिजिक्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे अपन को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आज से अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में, अच्छा फिजिक्स का सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अगर फिजिक्स के सिलेबस की बात करें अपन, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, बस अपन वही डिस्कस करेंगे। तो सब एक तो होता है यहाँ पे साउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। फिर दूसरा होता है यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर तीसरा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, then motion chapter, that is the speed, distance and time, then human eye, nuclear physics, work, power, energy, heat and circular motion, then the properties of fluid। ये टोटल 14 चैप्टर्स है जो अपन को पूरे फिजिक्स में पढ़ने हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। अगर आप ये पूरे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो आप जनरल साइंस में 25 में से 25 नंबर आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, जिसमें से फिजिक्स का पोर्शन रहता है 5 से 6 क्वेश्चन का, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पे। जो अपन ने जो सबसे पहला चैप्टर उठाया यहाँ पे फिजिक्स का, वो है साउंड। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन। क्या होगी साउंड की डेफिनेशन? तो द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हियरिंग। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन साउंड की बात करते हैं तो साउंड में बोलेंगे अपन यहाँ पे द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि सुनने के काम में होती है, सुनने के काम में आती है। ठीक है, द साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हियरिंग। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो द साउंड ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द साउंड ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, फिर उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो इसमें बोलेंगे अपन यहाँ पे इट स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जो एनर्जी रहती है ना तो वो पैदा होती है ना वो खत्म हो सकती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही सेम टू सेम मास के केस में भी है कि मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अच्छा, एक नोट यहाँ पे ये डालना है अपन को
कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, अब अपन ने ये तो सीख लिया कि साउंड होती क्या है। क्या होती है साउंड? द साउंड इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन हियरिंग। जो साउंड होती है वो एक तरीके की एनर्जी का फॉर्म है जो कि सुनने में मदद करता है। ठीक है, अब साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? सो द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। अच्छा, वाइब्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो अपन को ये जानना है कि वाइब्रेशन होता है क्या। तो इट इज टू एंड फ्रो मोशन, या इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी डालना है कि जो पीरियोडिक मोशन होता है उसको अपन ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, या उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोल सकते हैं, या उसको वाइब्रेटरी मोशन भी अपन बोल सकते हैं। ये सब एक ही चीज है क्योंकि ये सभी मोशन एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम। तो देखो, अगर अपन यहाँ पे पेंडुलम की बात करें, अगर अपन यहाँ पे पेंडुलम की बात करें तो देखिए पेंडुलम में क्या होता है। पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन बॉब। ये यहां से यहां तक कि ये जो होगी इसको तो बोलते हैं अपन यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये जो रहता है ये होता है बॉब। ओके, और उसकी जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की वो सपोज एल होती है। तो अब देखो ये यहाँ पे जो है ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। ठीक है, अब ये जो है ये मूव करता है तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट जाता है, फिर एक्सट्रीम राइट जाता है। ठीक है, तो जब इसकी पोजीशन एक्सट्रीम राइट होगी, जब इसकी पोजीशन एक्सट्रीम राइट होगी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होती है मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है यहाँ पे मिनिमम। अच्छा, एक्सट्रीम राइट एज वेल एज, अगर यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट भी है तो यहाँ पे भी सेम होएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो तो होती है यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। अच्छा, एट मीन, अगर अपन यहाँ पे मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मिनिमम में यहाँ पे 0 होती है, मिनिमम में 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम दैट इज 0। एंड जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है, द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो बॉब है ये क्या करता है, मीन पोजीशन से सबसे पहले तो एक्सट्रीम लेफ्ट जाएगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर एक्सट्रीम राइट जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर वापस ये मोशन को रिपीट करेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन वो जो मैंने अभी बताई आपको कि द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। तो एक एग्जांपल तो क्या हो जाता है यहाँ पे पेंडुलम का। ओके, और जो सेकंड एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंजन। अच्छा, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं
ये यहाँ पे सिलेंडर रहता है, ठीक है। जो भी अपना जो इंजन रहता है वहां पे इंजन में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिलेंडर, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पिस्टन। ये होता है पिस्टन। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है पिस्टन, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है पिस्टन, ठीक है। अब ये क्या होता है, टीडीसी से जो कि रहता है टॉप डेड सेंटर, और ये रहता है बीडीसी। अच्छा, इसमें 4 प्रोसेस होती है। ये तो एक एडिशनल फैक्ट है, ये अपन को, ये तो बस अपन को ये सीखना है कि ये पीरियोडिक मोशन है तो कैसे है, बाकी ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे सक्शन, फिर दूसरी होती है यहाँ पे कंप्रेशन, देन तीसरी होती है यहाँ पे एक्सपांशन, और जो चौथी होती है वो होती है एग्जॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सक्शन होता है। तो सक्शन में पिस्टन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, और जब सक्शन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो इनलेट वाल्व ओपन होता है, और जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है इन केस ऑफ ऐसा इंजन वो यहाँ पे इंटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्रेशन प्रोसेस होती है, उसमें फिर वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, सो दैट द कंबशन प्रोसेस स्टार्ट्स। फिर उसके बाद वापस जब वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वो क्या करती है, उसको, उस पिस्टन को जब टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ धकेलती है, ठीक है। तो ये, और एग्जॉस्ट में बीडीसी से वापस टीडीसी की तरफ, तो एक टाइम इंटरवल के बाद इसका मोशन भी रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नोट ये अपन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ह्यूमन बीइंग द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जब उनका वाइब्रेशन होता है तो अपने गले में से आवाज निकलती है, ठीक है। ये बात अपन को याद रखनी है, ह्यूमन बीइंग द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की बात करते हैं अपन यहाँ पे कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, साउंड ट्रेवल कैसे करती है। अभी अपन ने साउंड के बारे में जान लिया कि साउंड होती क्या है, फिर उसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होती है। अब अपन ये जानते हैं कि ये जो साउंड होती है वो ट्रेवल कैसे करती है। सो दैट साउंड कैन बी प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो वेव होती है उसकी तरह ट्रेवल करती है, जैसे वेव चलती है ऐसे ही साउंड भी ट्रेवल करती है, ठीक है। अब देखो, वेव अगर अपन बात करें तो वेव 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो मैकेनिकल वेव और एक होती है ईएम वेव्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि मैकेनिकल वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। सो मैकेनिकल वेव की बात करते हैं तो इसमें बोलेंगे अपन, द मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। द मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकती है, ठीक है। सो अगेन, द मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। द मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, इसका मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एक तो साउंड वेव्स, या फिर स्ट्रिंग वेव्स, या फिर वाटर वेव्स, ओके। So the example of mechanical waves is sound waves, string waves, water waves. अच्छा, मैकेनिकल वेव का 2 नेचर होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स एंड द सेकंड वन इज ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। तो क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? In longitudinal waves, the particle vibrates in a direction parallel to the direction of its propagation. ठीक है, आगे बात समझ में। जो longitudinal wave होता है उसमें जो
पार्टिकल है वो जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है उसी के पैरेलल में वो भी वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एक दो चीज, एक तो रेयर फ्रिक्शन और एक होता है कंप्रेशन। अच्छा, रेयर फ्रिक्शन की बात करूं मैं तो ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर जोन, सॉरी रेयर फ्रिक्शन की अगर बात करें अपन यहाँ पे तो वो हैगा लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, ठीक है। या बोल सकते हैं इसको लो टेम्परेचर। अभी रेलवे की रिसेंट में एक एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था कि रेयर फ्रिक्शन में डेंसिटी कम होती कि ज्यादा होती, तो यहाँ पे आएगा लो डेंसिटी जोन, लो डेंसिटी जोन, ठीक है। अब कंप्रेशन की बात करते हैं अगर अपन यहाँ पे, इसमें दो चीजें होती है, एक तो रेयर फ्रिक्शन और एक कंप्रेशन। द रेयर फ्रिक्शन इज ए लो प्रेशर जोन और वी कैन से द लो टेम्परेचर जोन और लो डेंसिटी जोन, एंड द compression is high pressure zone, or we can say that high temperature zone or high density zone, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होंगी? द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इज those waves in which the particle vibrates in a direction parallel to the direction of its propagation, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो कंप्रेशन होता है और एक रेयर फ्रिक्शन होता है। जो कंप्रेशन होता है, द कंप्रेशन इज ए लो प्रेशर जोन, लो टेम्परेचर जोन और वी कैन से द लो डेंसिटी जोन, एंड द रेयर फ्रिक्शन इज हाई प्रेशर जोन, हाई टेम्परेचर जोन और वी कैन से द हाई डेंसिटी जोन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो रहा था कि जो अपना पार्टिकल है वो पैरेलली मूव कर रहा था टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए ये तो होती है, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे मेन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला जो पोर्शन रहता है, द अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज क्रस्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट, एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ट्रफ, ठीक है। द अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज क्रस्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज ट्रफ, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, अब उसके बाद मैकेनिकल वेव अपन ने पूरी समझ ली कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। वो वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर मैकेनिकल वेव। द मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड द मैकेनिकल वेव are of two types, that is longitudinal mechanical wave and transverse mechanical wave. The longitudinal mechanical wave क्या होती है? The longitudinal mechanical wave are those wave which requires in which the particle vibrates in a direction parallel to the direction of its propagation, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो क्या होती है, जिसमें जो पार्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब उसके बाद बात करें अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक और अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं इसको ईएम वेव्स, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। मतलब देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो रहा था कि अपन को मीडियम की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होएगा? इसका एग्जाम्पल होएगा एक तो लाइट रेस, या फिर अल्ट्रावायलेट रेस, या फिर एक्स रेस, ठीक है। अच्छा, अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो सिर्फ ट्रांसफर से उसका नेचर होता है, ठीक है। मीन्स द पार्टिकल वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपोगेशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो सिर्फ ट्रांसफर से नेचर होती है, और जो मैकेनिकल वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, तो अगर साउंड चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यूं समझ लो कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। इसको स्टार, जितने स्टार लगा सकते हैं अपन उतने स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। द साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। द साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछते हैं, वो क्वेश्चन ये पूछते हैं, द साउंड डज नॉट ट्रेवल्स इन। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे अपन को। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा सॉलिड, फिर दूसरा होगा लिक्विड, फिर तीसरा होगा गैस, और चौथा होगा वैक्यूम। तो अपना जो आंसर है वो है फोर्थ वाला, बिकॉज द साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल बट मैकेनिकल वेव्स, एंड द मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। एंड द मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो या तो मीडियम सॉलिड हो सकता है, या मीडियम लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन वैक्यूम में कभी वो ट्रेवल नहीं करेगी, बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। एक साउंड वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है वेवलेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेवलेंथ। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, एंड फिर स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। 1 by 1 अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की वो है वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? देखो, वेवलेंथ की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलेंगे अपन द वेवलेंथ इज डिफाइंड एज इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। अच्छा, वन कंप्लीट साइकिल किस हिसाब से? देखो, अभी मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था यहाँ पे, जिसमें ये एक साइकिल, अच्छा एक साइकिल, ये देखो, ये अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, इसको तो बोलते हैं अपन यहाँ पे मेन पोजीशन, ठीक है। अब ये मेन पोजीशन है। अब द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, यहां से मतलब इस पॉइंट से द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, ये सबसे पहले तो ये गई एक्सट्रीम अप में, फिर मेन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम डाउन हो रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसने जितनी लेंथ कंप्लीट करी उसको अपन बोलते हैं वेवलेंथ। अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी कि जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं अपन यहाँ पे क्रस्ट, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ट्रफ, ठीक है। ये यहाँ पे भी इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे क्रस्ट, और यहाँ बोलेंगे अपन यहाँ पे ट्रफ। तो क्या होता है, या वेवलेंथ को अपन वेवलेंथ की एक डेफिनेशन अपन और बोल सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। तो 2 सक्सेसिव क्रस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, या 2 सक्सेसिव ट्रफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी अपन क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। सो द वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, और इन सिंपली लैंग्वेज वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं अपन यहाँ पे? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं अपन यहाँ पे लैम्डा से, जिसका सिंबल होता है ये, द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। फिर अब है तो एक तरीके की लेंथ, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t0। ओके, मूव टू द, अच्छा एक नोट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये अपन को याद रखना। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दैट इज अगर इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर then wavelength is less, and if wavelength is more then frequency is less. Okay, moving to the next slide, that is
द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव इज एम्पलीट्यूड। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड की बात करें तो एक डायग्राम से अपन पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ये अपन ने बनाया वापस से वो एक सेम डायग्राम। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या अगर अपन पहले ये डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन। अच्छा, ये इसको बोला था मैंने मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है यहां से आता है, किसको बोला था, क्या मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। सो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, एम्पलीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं, कोई कोई बुक में आर से भी करते हैं और कोई कोई बुक में ए से भी करते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों से याद रख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड अगर है तो वो या तो आर से डिनोट होगा या फिर ए से डिनोट होगा। ठीक है, और क्योंकि एम्पलीट्यूड एक तरीके की लेंथ ही है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l1 t0 and its dimensional formula is m0 l1 t0. Okay, move to the next slide, that is time period. अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को, सेम डायग्राम, एक वेव को पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, ये एक पूरी साइकिल है, ये यहां से तो यहां तक कितना टाइम लगा, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। आ गई बात समझ में, क्या होता है टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड को काय से डिनोट करेंगे अपन यहाँ पे, टी से, और उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t1, m0 l0 t1 के इस वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल वो कंप्लीट कर लेगा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इज कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे अगर अपन वो सेम डायग्राम की बात करें कि जैसे ये एक साइकिल पूरी यहाँ से यहाँ तक, तो एक सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल वो कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ साइकिल्स, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं अपन यहाँ पे एफ से, और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, इसलिए इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स भी होती है या हर्ट्ज भी बोलते हैं उसको, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है, ये बात तो आगे समझो। अच्छा, एक नोट और डालना कि जो अभी मैंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो सेम जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। बस ये बात याद रखना, इफ more is the wavelength then less is the frequency, and if more is the frequency then less is the wavelength. Okay, move to the next slide, that is the last characteristic of sound wave. ठीक है, कौन सी होती है, वो होती है स्पीड, या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। तो इसमें क्या बोलेंगे, देखो इसमें बोलेंगे हम यहाँ पे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय v। तो क्या इट इज डिनोटेड बाय v, तो v इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी f एंड प्रोडक्ट एंड वेवलेंथ। ठीक है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसकी यूनिट क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा m0 l1 t-1। The dimensional formula is m0 lt-1 and its SI unit is meter per second because it is a speed and the unit of speed is meter per second. And क्या बोलेंगे इसमें, it is the product of
frequency and wavelength. V is equal to f into lambda. Okay, move to the next slide. अच्छा, अब ये अपन ने ये पूरा समझ लेते हैं अपन कि क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टर साउंड। देखो ये मैंने बताया था आपको, द अपर मोस्ट पार्ट को तो बोलते हैं अपन यहाँ पे क्रस्ट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ क्रस्ट। उसके बाद बताया था कि जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं अपन यहाँ पे ट्रफ। ठीक है, ये अगर ये वेव यहाँ पे चल रही है तो जो अपर मोस्ट पार्ट होगा वो तो होगा क्रस्ट, और जो लोअर मोस्ट पार्ट होगा वो तो होगा ट्रफ। ठीक है, फिर उसके बाद मीन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन है, और ये जो है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को बोलते हैं अपन यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहती है इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अपन ने वेवलेंथ पढ़ लिया। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है? अभी मैंने पहले बताया था, वो वेवलेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, या तो इस क्रस्ट की और उसके आगे वाले क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ हो गई। अच्छा, टाइम पीरियड मैंने क्या बताया था कि ये यहां से लेके जो यहां तक ये एक साइकिल होती है, वन साइकिल। ठीक है, तो उस वन साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी की बात करते तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो पढ़ लिया अपन ने वेवलेंथ, फिर पढ़ लिया अपन ने टाइम पीरियड, फिर पढ़ लिया अपन ने फ्रीक्वेंसी, फिर पढ़ लिया अपन ने एम्पलीट्यूड। ठीक है, और फिर पढ़ लिया उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंच सके, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।